भारत की बेटी हूँ मैं, देखो मेरी शान। जीवन के हर क्षेत्र में किया देश का नाम। तूफानों से लड़कर ही खुद को सबल बनाया है। अबला नहीं सबला हूँ मैं, कोई रोक न पाया है। ऊंची उड़ान भरकर मैंने सबको ये दिखलाया है। बेटी को तुम कम मत समझो, बेटों सा फर्ज निभाया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त दीपशिखा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है भारत की बेटी। जी हाँ, भारत की बेटी हमारा एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटी सी कोशिश है, जिससे हम बच्चियों को, महिलाओं को सजग कर सकें, उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दे सकें। भारत की बेटी के हर एपिसोड में हमारी मुलाकात होती है कुछ ऐसी बच्चियों से, कुछ ऐसी महिलाओं से। हम जानते हैं उनके सफ़र की कहानी, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनकी मोटिवेशनल एक्सपीरियंसेस। कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने का, कुछ ऐसी दुविधाओं के हल खोजने का, जिनसे प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में एक सही दिशा और सही विकल्प का चुनाव कर सकें। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर अपने कीमती सुझाव हमसे शेयर ज़रूर करें। जी हाँ, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले समय में हमारे प्रोग्राम भारत की बेटी से जुड़े हर नोटिफिकेशन, उसके एपिसोड्स की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। भारत की बेटी के आज के एपिसोड में हमारे बीच हैं एक और ऐसी महिला शख्सियत जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने योगदान से समाज में अपने लिए एक नाम कमाया है, एक स्थान कमाया है। जी हाँ, कहने को तो चाहे जो त्योहार है उनका सिलसिला खत्म हो चुका है, पर यकीन मानिए जब भी हम ऐसी किसी महिला शख्सियत से मिलते हैं जिनका अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो यकीन मानिए हमारे लिए वो दिन भी किसी त्योहार से कम नहीं होता। तो आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर रतनदीप कौर। जी हाँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। शी इज अ प्रोलिफिक स्पीकर एंड राइटर ऑल्सो। मैम, वी वेलकम यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपशिखा जी। थैंक यू सो मच मैम। आई कैन अंडरस्टैंड आपका बहुत बिजी स्केड्यूल होगा, आप प्रोफेसर हैं और अपने अपने इम्पोर्टेंट जो अपना शेड्यूल है उससे हमारे बीच लिए आपने अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और समाज के लिए कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है, आपने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैम, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और साथ ही आप एक प्रोलिफिक जो हैं वो स्पीकर और राइटर भी हैं, तो हमें इन दोनों चीजों के बारे में और अपने बारे में हमें जरूर बताएं। मैं जैसा कि दीपशिखा जी आप बता ही चुकी हैं, मेरा नाम रतनदीप है और मैं इस समय दयाल सिंह कॉलेज में कार्यरत हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने शुरू से ही, बचपन से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक रहा और उसी को आगे बढ़ाते हुए एक लगन थी मन में कि कुछ भी करें, चाहे फील्ड कुछ भी हो, लेकिन जो उसकी उच्चतम इकाई है वहां तक पहुंचना है। तो उसके लिए पढ़ती चली गई। ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद डबल एमए किया और डॉक्टरल स्टडीज भी मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। यूजीसी से पोस्ट डॉक्टरल के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए। उसके अलावा कविता लिखने का और कहानी लिखने का मुझे शौक है, जो मैंने स्कूल टाइम पे शुरू किया था और छोटी सी कोशिश शुरू की थी, जो आज के वक्त में मैं नेशनल फोरम्स पे और रेडियो पे कहानियां और कविता जो है बोलती हूँ। उसको ही सुधारने के लिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से उर्दू का और पर्शियन का कोर्स किया, लैंग्वेजेस सीखी, जिसमें मुझे लगा कि हमें अपनी भारतीय भाषाएं जो हैं वो सीखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा लोग अंग्रेजी की तरफ भागते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे उर्दू सीखना चाहिए। उसके बाद मेरी 3 किताबें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें से जो नारीवाद के ऊपर है, जिसमें से शी इन द ही वर्ल्ड किताब जो है 2010 में प्रकाशित हुई थी, जिसको देश विदेश में काफी सराहा गया।
और लेटर्स उसके लिए जगह जगह से, विदेश से, कनाडा, यूके, इंग्लैंड, सब जगह से मुझे जो है लेटर्स उसके लिए मिली। और छोटी सी कोशिश थी। बच्चों को मुझे लगा कि मुझे गाइड करना चाहिए आगे कि वो क्या कर सकते हैं, जैसा बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है आजकल। तो मैंने कैरियर काउंसलिंग का कोर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ ही मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में। और खुद मेरे गाइड किए हुए बच्चे जो है आज की डेट में अलग अलग क्षेत्रों में जो है पढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है आज की डेट का मेरा सबसे बड़ा जो प्रेरणा स्रोत है कि जब कोई बच्चा आके आपको बोलता है मैम थैंक यू और हम आज ये बन गए हैं, तो शायद बहुत खुशी होती है कि आपके खुद के पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो बैंक में है, डिफेंस फोर्सेस में है और अलग अलग क्षेत्रों में आज की डेट में नौकरी कर रहे हैं। तो ये तो है छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैं अभी तक कर पाई हूँ। मुझे लगता है अभी बहुत लंबी सीढ़ी अभी जो है वो बाकी है आगे। इतनी एक फहरिस्त है आपकी जो आप अचीवमेंट्स कर चुकी हैं। यकीन मानिए आपसे बात करते हुए जैसे आपने बताया कि इतना कुछ अचीव कर चुकी हैं, तो मैम आप हम सबसे पहले बात करेंगे जो इस वक्त आपका एक प्रोफेशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। इस एक टीचिंग के क्षेत्र में आने के लिए आपकी जो प्रेरणा थी, मोटिवेशन थी, वो आपको कहाँ से रही, या आपको शुरू से था कि आपको टीचिंग फील्ड में आना है? मैम बचपन में तो ऐसा नहीं रखता कि हमको स्पेसिफिकली टीचिंग में जाना है, बट हाँ पढ़ने का बहुत शौक था और किताबें पढ़ना, अलग अलग लाइब्रेरी में जाना। तो मुझे लगता है मेरा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत जो है वो लाइब्रेरी है, किताबें हैं। लाइब्रेरी जाना, किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। और मेरे हस्बैंड जो है वो एक आर्मी ऑफिसर हैं, जिसकी वजह से मुझे अलग अलग शहरों में जाने का मौका मिला। तो चाहे वो कैलकटा यूनिवर्सिटी हो या त्रिवेंद्रम यूनिवर्सिटी हो, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाने का मौका मिला, बुक्स पढ़ने का मौका मिला, जहां से मेरा इंटरेस्ट और डेवलप हुआ। और जैसे लोगों को गाइड किया, लड़कियों को गाइड किया, तो कुछ मैंने देखा कि जो आर्म्ड फोर्सेस है उसमें, जो कॉम्बैटेंट फोर्सेस हैं उसमें अभी जो महिलाएं हैं उनका बहुत कम है उनका पार्टिसिपेशन। तो मुझे लगा उनको गाइड करना चाहिए, जिसके मद्देनजर फिर मैंने बाद में कैरियर काउंसलिंग की तरफ जो मुड़ी, और उसके बाद फिर मैंने उनको गाइड करना शुरू किया कि जो है उनको आज की डेट में तो एनडीए में भी लड़कियों का शुरू हो गया। तो एक 19 साल की लड़की उसमें भी जा सकती है और वर्दी पहन सकती है, और 21 साल की उम्र में एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर बन सकती है। तो मुझे लगता है कि हमारे आसपास इतनी सारे प्रेरणा स्रोत हैं कि हम जहां से चाहे प्रेरणा ले सकते हैं। तो मेरा जो प्रेरणा स्रोत रहा है वो किताबें और लाइब्रेरी रहा है अब तक। जी हाँ, मन में दिल में अगर आपके कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो नथिंग कैन स्टॉप यू, कोई भी चीज आपके रास्ते में नहीं आ सकती। बिल्कुल तो मैम जैसे आपने ये कहा कि आपने पढ़ना जो है अपना, किताबों से जो आपका लगाव था वो आपने जारी रखा, तो आप इस क्षेत्र में आई। तो कितना समय हुआ आपको इस जो ये प्रोफेसर है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं, तो कितना समय हुआ आपको इस फील्ड में? मैम अगर मैं टीचिंग की फील्ड की बात करूं तो मैं पिछले 12 साल से टीचिंग की फील्ड में हूं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलरली बात करें तो मैंने 2008 में पढ़ाया, फिर कुछ साल पढ़ा के मैंने छोड़ दिया। अपने हस्बैंड के साथ रही, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्मी ऑफिसर हैं, और फिर अभी तीन साल पहले मैंने दोबारा से दिल्ली यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है। जी, तो मैम जैसे इतना एक जरा सी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी कि बच्चे जो हैं जो आगे इसी क्षेत्र में आना चाहें, पीएचडी करना, तो थोड़ा सा हमें बताइए कि किस तरीके से इसका प्रोसेस रहता है, या ग्रेजुएशन के बाद इस फील्ड में आने के लिए क्या टीचिंग के लिए जैसे बीएड जरूरी है, ऐसे ही आगे यूनिवर्सिटी से जुड़ने के लिए, या इनके लिए कौन से एग्जाम है जिससे बच्चों को गुजरना पड़ता है? सबसे पहले तो कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन करके पहले मास्टर्स की डिग्री करेगा, अगर टीचिंग फील्ड स्पेसिफिकली कॉलेज टीचिंग में आना है तो। और उसके साथ ही पीएचडी जरूरी है, पीएचडी में एनरोलमेंट जरूरी है। पीएचडी के कंप्लीशन के साथ ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक एग्जाम है, नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आजकल जो है, कुछ समय पहले वो कंपल्सरी नहीं था, बट अब वो भी जरूरी है। तो एक बच्चे को अगर आना है तो जैसे
वो बीएड के लिए एक सीटेट का एग्जाम देता है, तो कॉलेज टीचिंग के लिए वो फिर नेट का एग्जाम देगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करेगा। जी, तो मैम, जैसे आपने बताया कि आप एक स्पीकर भी हैं, आप राइटर भी हैं, जेंडर इक्वालिटी के इश्यूज पर आप अपने विचार रखती हैं, किताबें भी आपने जो हैं वो इसी टॉपिक पर जो है आपने केंद्रित करते हुए आपने लिखी हैं। थोड़ा सा हमें उस बारे में भी जरूर बताएं कि इसके पीछे आपकी क्या प्रेरणा रही। मैम, कुछ एक चीजें हैं। एक तो मैंने जो औरतों के लिए एक 3 मुद्दे, मेरा जो है कि 3 बातों को हम ध्यान में रखें अगर हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जो बहुत पुरानी सदी से एक हम औरतों पे अत्याचार और हम इन्हीं चीजों में घूमते जा रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और बहुत सी लड़कियों ने बहुत सारी एडवांसमेंट, जैसे मैम मैं अगर 100 साल पहले की बात करूं, तो 100 साल पहले जो मर्द है वो बाहर जाके काम करता था, औरतें घर में काम करती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि औरत कमजोर है। जी, एक मसल पावर और मेंटल पावर का जो कॉन्सेप्ट है कि नेचर ने औरत को जहनी तौर पे बहुत स्ट्रांग बनाया है, और एक मर्द को मसल पावर ज्यादा की मसल इंटेंसिव काम आदमी ने करना शुरू किया। जहां दिमागी जरूरत है, इंटेलेक्चुअल पावर की जरूरत है, वहां पर औरतें आई। जी, उसके बाद लेकिन आज का जो जमाना है, इसमें हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसने हमें इतनी शक्ति दी है कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रोज के मर्रा की जिंदगी में इतनी हो रही है कि लड़कियां चाहें तो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि लड़का और लड़की का जो डिफरेंस था वो खत्म है। अगर हमें कंप्यूटर चलाना है तो लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, जैसे लड़का कंप्यूटर चलाएगा वैसे ही लड़की चलाएगी। तो वो जो डिफरेंशिएशन है वो अभी जो है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो अगर कोई आर्ट, जैसे तमिलनाडु में एक महिला है जिन्होंने इडली बेचने का काम शुरू किया, वो बहुत सालों से इडली ही बेच रही हैं। तो मुझे लगता है लगन जरूरी है, और अगर आप लगन से एक तरफ बढ़ते चले जाएं तो आप कोई भी काम को आसानी से हासिल कर सकते हैं, कोई भी मुकाम को आसानी से। आज की डेट में एस्ट्रोनॉट हो, अच्छी कंपनी की सीईओज हो, तो वो कोई भी देखे, हर क्षेत्र में लड़कियों ने जो है वो आगे बढ़ के काम किया है। यही मेरा प्रेरणा स्रोत रहा है कि हम सिर्फ जब एम्पावरमेंट की बात की बजाय लड़कियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो हर लड़की को 3 पॉइंट्स जो है वो माइंड में रखने चाहिए। पहला, ये सबसे पहली जो बात है कि पढ़ो, खूब पढ़ो। लेकिन पढ़ाई का मतलब किताबें पढ़ना नहीं है, पढ़ाई का मतलब है एजुकेट होना, सीखना। वो सीखना, हमारी किताबों के बाहर भी हमें बहुत कुछ सीखना है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं रसोई का काम कर रहे हैं तो तुच्छ काम कर रहे हैं हम। तो रसोई का काम तुच्छ नहीं है। घर में खुशबू अगर आ रही है तो वो इसीलिए आ रही है कि रसोई साफ है। तो इसका मतलब हम तुच्छ नहीं है, हम तो रसोई, हम खुशबू के स्रोत हैं घर के। तो अगर हम अपनी शक्तियों को पहचाने, दूसरा अपने आप की कमी को पहचानना। अगर हम कहीं पे खुदाई करें और 10 फीट पे पानी है तो हमें 10 फीट खोदना जरूरी है। अगर हम 5-5 फीट को 10 जगह खोद देंगे तो हमने लगभग 100 फीट खुदाई कर ली, लेकिन हमें फल नहीं मिला कोई। उसी अगर हम लगन से 10 फीट खोदेंगे तो पानी हमें वहीं मिल जाएगा। तो हमें पढ़ाई करना सीखना जरूरी है। उसके बाद दूसरा, हक की लड़ाई, जो कि बहुत जरूरी है कि अगर हमारा हक या किसी भी और का हक छीना जा रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं। इसके लिए मैं आपको रेशमा कुरैशी जी का एग्जाम्पल दूंगी। एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, और इन्होंने, इनकी एसिड अटैक में इनका फेस खराब हुआ, इनका हाथ खराब हुआ, इनकी इनफैक्ट एक आंख बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने हिम्मत हारने की बजाय उन्होंने जो है अपने अंदर की खूबसूरती को पहचाना, न्यूयॉर्क फैशन वीक में हिस्सा भी लिया, रैंप वॉक भी दिया, और आज की डेट में वो एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। तो हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हक की जो लड़ाई है उसे छोड़ना नहीं है। इसी तरह हम अरुणिमा सिन्हा जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा जी को जो है चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया था, जिसमें उनका एक पांव चला गया। तो उसके बाद भी उन्होंने जो है वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी की, अपंग में पहली महिला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली बनी, और उनको पद्मश्री अवार्ड से जो है नवाजा भी गया। तो ऐसी भी महिलाएं हैं। उसके बाद हम जो तीसरा मुद्दा है
ना। तो दूसरा हो गया हक की लड़ाई का। तीसरा है हर दिन नई ऊंचाई। तो हर दिन हमें नई ऊंचाई लेनी है। नई ऊंचाई का मतलब ये नहीं है कि आज हम यहाँ बैठे हैं तो कल को हम सीधा बाहर ही निकल लेंगे। हमको तरक्की करना है। आज की डेट में अगर हम आर्ट पढ़ रहे हैं तो हम आर्ट में तरक्की कर सकते हैं। हम अगर पेंटिंग भी बनाते हैं तो सोशल मीडिया में इतनी शक्ति है कि हमारी वो छोटी सी पेंटिंग भी हमें मशहूरी दिला सकती है। बस हमारे अंदर की जो लगन है वो जरूरी है। और मुझे लगता है आज का जो समय है वो हमारी भारत की बेटी के लिए एक बहुत ही लाभदायक समय है, एक बहुत ही पॉजिटिव समय है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और हम जहां चाहें अपनी लगन से पहुंच सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फील्ड जो है वो लड़की के या भारत की बेटी के रास्ते में रुकावट बन सकती है। भारत की जी हाँ, बेटी जो बिल्कुल। चाहे वो इतनी अगर मजबूत सोच हो तो हम कुछ भी जो है वो हासिल करने की सोच सकते हैं। मैम, जैसे मैंने कहा कि आप पीएचडी हैं, आपने मास्टर्स की, एमफिल की है अपनी पंजाबी भाषा में, है ना? सो उसके बाद आपने उर्दू लैंग्वेज, तो ये भाषाओं का जो है, तो इस जब एक भाषा से आप शायद वैसे भी आप एक सिख परिवार से आप ताल्लुक रखती हैं, तो ये कितना आसान रहा एक भाषा से दूसरी भाषा को चुनना, और क्या आपको इसमें दिक्कतें आई? मैम मुझे लगता है दिक्कत या मुश्किल तो वही है जहां हम सोच ले कि हमसे नहीं होगा, और जहां हम सोच ले तो उर्दू तो हमारी अपनी है। एक समय था कि हम सब लोग मिल के रह रहे थे, तो हिंदी भी मेरी, पंजाबी भी मेरी, उर्दू भी मेरी और पर्शियन भी मेरी, सब मेरे ही भाइयों की है। तो मेरी अपनी भाषा है। मैंने जब सीखा यही सोच के सीखा। और एक ये था कि जो मैं लिखती हूँ उसमें बहुत चमक आएगी। उर्दू के जो लफ्ज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही प्यारी भाषा है अगर हम सीखना चाहें। और दूसरा ये है कि हम अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, कि ऐसा ना हो कि पूरब में जो पूर्वी पंजाब में हो रहा है वो पश्चिमी पंजाब को नहीं पता, और जो पश्चिमी पंजाब में हो रहा है वो पूर्वी पंजाब को नहीं पता। तो अगर हमें एक ब्रिज बनाना है तो शायद हमें एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को सीखना बहुत जरूरी है। तो अगर वैसे देखें तो हाँ, कुछ कुछ थोड़ा सा दिक्कत आई शुरू शुरू में, बट मुझे ऐसा लगा नहीं कि कुछ बहुत ही मुश्किल चीज थी। लगन के मैम, साथ सीखा। अगर आप अपनी किसी कविता की कुछ पंक्तियां जो हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकें। मैम मैं आपको एक गीत की 2 लाइनें सुनाती हूँ। एक गीत की रोमांटिक गीत है। तेरिया यादां विच कमली में हुईया, आजा सोने आवे तेरी राह तक जीनिया, आजा सोने आवे तेरी राह तक जीनिया। हाय वे मेरे माहिया, हाय वे दिल जानिया, तेरे यादां दे चना च डुब जानिया। तो मैम ये 4 लाइनें जो है मैंने बहुत ही खूबसूरत, और मैं बिल्कुल अंदाजा लगा सकती हूँ कि अगर आपके जो हस्बैंड भी हैं वो आपने बताया कि वो आर्म्ड फोर्सेस में हैं, तो ये बिल्कुल हम डेडिकेट भी करेंगे उन्हें। और सो मैम, ये मुझे बताइए कि जैसे आपने इतना कुछ आप कर रही हैं इस समय, आप इतनी जगह पर आपने खुद को जो है वो मसरूफ किया हुआ है, सो आप कैसे इन सब चीजों के लिए, कैसे आप अपना टाइम मैनेजमेंट जो है वो करती हैं, और कैसे समय निकालती हैं इन सब चीजों के लिए? मैम सबसे पहले एक डायरी मेंटेन करती हूँ मैं, जिसमें अगले दिन का सब काम लिखा रहता है, क्योंकि इतने सारे काम में मुझे लगता है कुछ ना कुछ स्किप होगा। तो एक आदत है कि एक छोटी सी डायरी जेब में होनी चाहिए जिसमें आपका अगले दिन का पूरा शेड्यूल लिखा होना चाहिए। तो मैं टिक करती हूँ कि, और दूसरा ये है कि घर के काम और कॉलेज के काम और जो मेरा पढ़ाई लिखाई का काम है और उसके बाद बच्चों की देखभाल है, उसमें कहीं भी कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए। तो वो जो टाइम है मैंने दिन का बराबर बराबर बांट रखा है, और कुछ समय है उसमें जो मैं
आधे घंटे का समय जो मैं वो अपने लिए रखती हूँ। मुझे लगता है कि एक जो हमें टायर्डनेस या थकान आती है वो इसलिए आती है कि हम अपने आप को इतना मसरूफ कर देते हैं कि हम अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। तो एक जो वो सेल्फ टाइम है कि मैंने आधा घंटा सिर्फ अपने आप को देना है, तो वो मैं जरूर निकालती हूँ बीच में, चाहे मैं रात को 11 बजे निकालूं 12 बजे, पर वो आधा घंटा मुझे अपने लिए चाहिए होता है, जो मैं अपने खुद के साथ बिताती हूँ, जिसमें मैं सोचती हूँ, समझती हूँ, अगली कविता, अगली कहानी की पंक्तियां याद करती हूँ और नई चीजें जो है लिखने की फिर कोशिश करती हूँ। और उससे क्या होता है, वो आधा घंटा जो है मेरी अगले दिन की जो भाग दौड़ है उसको बहुत ही आसान बना देता है। तो मैम, जैसे आपने बताया कि आप अपना परिवार भी संभालती हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी है, तो इन दोनों चीजों में तालमेल जैसे आपने बिठाया कि आप बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है हर चीज मेंटेन करती हैं। सो मैम, जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत सी वर्किंग लेडीज जो होती हैं, उनको शायद अपने प्रोफेशन को मैनेज करने में या बच्चे होने के बाद जो है उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परिवार की तरफ से शायद वो मदद नहीं मिल पाती। तो आपके साथ ये अनुभव कैसा रहा? परिवार की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिला इस सब के लिए? मैम, मेरे केस में चीजें बहुत अच्छी रही। मेरे दोनों तरफ के परिवार ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, मेरे पेरेंट्स, सब लोग बहुत सपोर्टिव रहे। और जहां मैं कभी ढीले पड़ने भी लगती हूँ तो शायद मेरा जो परिवार है वो कांधा बन के मेरे दोनों तरफ खड़ा रहता है। तो ये चीजें तो बहुत अच्छी रही। और इनफैक्ट जो परिवार की सपोर्ट है वो बहुत जरूरी है किसी भी महिला के लिए, किसी भी लड़की के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर मुझे एक बात याद आई जो कि मैं बहुत कॉमनली सबको बताती हूँ, कि हमारे साथ जो दिक्कत है हमारे देश में, कि हम हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हम कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण करो, तो हम नारी को एम्पावर करते हैं और फिर हम उसी लड़के के साथ उसकी शादी कर देते हैं जो कि एक्चुअली एम्पावर्ड है ही नहीं, क्योंकि लड़कों की एम्पावरमेंट की तो हमने कभी बात ही नहीं की। लड़कियों को हम काम करना सिखाते हैं, लेकिन वही काम अगर हम अपने बेटों को भी सिखा दें तो शायद हमारी बेटियों की जिंदगी जो है वो बहुत ही बेहतर बन जाएगी। तो जहां लड़कियों को आगे बढ़ने की जरूरत है, वहां पर जो लड़के हैं उनका सशक्तिकरण भी उतना ही जरूरी मुद्दा है। तो अब हमें जो है वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ जो है मेल एम्पावरमेंट की जो बात है वो भी उठानी पड़ेगी। और जैसा कि आप कह रही है कि महिलाओं के साथ चीजें अभी उतना लेवल पे नहीं आई है, तो मुझे लगता है कि उसके बाद ये चीजें और बेहतर हो पाएंगी। जी, जी, बिल्कुल। तो मैम, जैसे हम इस बारे में बात ही कर रहे हैं, तो मैं आपसे साथ ही ये भी पूछना चाहूँगी कि आजकल के समय के हिसाब से कौन-सा ऐसा बदलाव या कोई डायनामिक चेंज या परिवर्तन है जो आपको लगता है कि हाँ, अब समय है इस परिवर्तन के लाने का? मैम, जो एक परिवर्तन सबसे बड़ा है महिलाओं के सोच में जरूरी है, क्योंकि हम बेटियों की बात कर रहे हैं। तो एक बेटी की, जिनको की सबसे बड़ा जो सोच में डिफरेंस चाहिए, जिनको की दुनिया हाउसवाइफ कहती है और मैं डोमेस्टिक इंजीनियर्स कहती हूँ जी, जी, बिल्कुल। उनकी दिमाग में ये डालना बहुत जरूरी है कि चाहे वो पैसे कमाए ना कमाए, लेकिन जितने लोग पैसे ला रहे हैं उनके पीछे वही है। आज अगर वो नहीं है तो शायद हमारे देश में कुछ नहीं होगा। मैं अगर घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे पता है मेरे घर में कोई महिला है, चाहे वो मेरी मदर इन लॉ हो, मेरी मदर हो, कोई और हो, कोई केयर टेकर हो, लेकिन एक महिला है जो घर संभाल रही है, जिसकी वजह से हम बाहर जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारी सोच में बदलाव आना बहुत जरूरी है कि पैसे कमाना सब कुछ है। कोई पैसे कमाता है, कोई इज्जत कमाता है, कोई शोहरत कमाता है और कोई जिंदगी कमाता है। तो कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे कमाना वो जरूरी नहीं है। पैसे कोई कमा रहा है और इज्जत कोई कमा रहा है, तो बैलेंस बराबर हो जाएगा घर में। जी, बिल्कुल। तो मैम, जैसे हम आपसे बात करते हुए ही हम जान पा रहे हैं कि आप एक बिज़ी शेड्यूल आपका रहता होगा। तो इन सब कामों से जैसे कभी अपने आप को डी-स्ट्रेस करने के लिए क्या आपके और शौक हैं या किस तरीके से आप अपने आप को डी-स्ट्रेस करती हैं? मैम, मुझे गाने गाने का बहुत शौक है
तो जब मैं फ्री टाइम में हूँ और मैं बहुत स्ट्रेस्ड महसूस कर रही हूँ, तो मैं कुछ एक ऐप्स मैंने रखी हैं जिसपे मैं गाने गाती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, अपलोड करती हूँ और कुछ लोग कमेंट करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। या फिर दूसरा तरीका है कि मुझे लिखने का बहुत शौक है, तो मैं एक नई कहानी लिखने की कोशिश करती हूँ, एक नई कविता लिखने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे सबसे बड़े शौक यही 2 हैं। जी, जी, बहुत खूब। तो अभी भी क्या आप किसी एक उस पर लगी हुई हैं, कोई बुक, कोई किताब या कोई कुछ ऐसा है जो आप लिख रही हैं या आने वाले समय में हमें कुछ ऐसी नई किताब या कोई नई कविता जो है वो हमारे बीच होगी? जी मैम, मैंने नई कहानी तो अभी-अभी खत्म की है, मैं एक किताब पे काम कर रही हूँ और बहुत जल्दी जो है वो महिलाओं से ही संबंधित जिसका खुलासा मैं अभी नहीं कर रही हूँ ऑनलाइन फोरम में, बट एक बहुत जल्दी जो है एक और किताब, नई किताब जो है मार्केट में आने वाली है और उम्मीद है कि अगले साल की शुरुआत तक वो मेरी पूरी हो जाएगी, लगभग 70% वो कंप्लीट है। तो उम्मीद है कि जल्दी आएगा। जी, हमारी शुभकामनाएँ जो हैं वो आपके जी, साथ हैं। बहुत शुक्रिया। तो मैम चलते-चलते जो है हमारी जो बेटियाँ हैं जिन पर हमारा ये जो प्रोग्राम है वो केंद्रित रहता है, ऐसी महिलाओं या बच्चियों के लिए भी आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जी मैम, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप कुछ भी करना चाहें, आप कोई भी काम करना चाहें, किसी से डरिए मत, घर का सपोर्ट लीजिए, घर पे डिस्कस कीजिए और आप कुछ भी काम करिए, आप वो कर सकती हैं। आप जो भी काम करेंगी, आप ये सोच के चलिए कि आप वो कर सकती हैं। तो ये मेरा जी, जो मैसेज है भारत की बेटी को और उसके साथ ही कि भारत की जो बेटी है, वो भारत का मान भी है, भारत की शान भी है और भारत की जान भी है। तो आगे बढ़ते चलो, पढ़ते चलो और नई-नई ऊँचाइयों पे पहुँचते रहो। जी तो ये हाँ, मेरा एक जो हमारी बेटी है, जो हमारी बेटियाँ हैं, महिलाएँ हैं वो हर कार्य को करने में सक्षम हैं। ये जो आपने मैसेज दिया है, आई एम श्योर ये बहुत सी बच्चियों को जो है एक नई दिशा भी दिखाएगा। तो मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे जी। इस प्रोग्राम भारत की बेटी के साथ जुड़कर जो है वो आपको कैसा लगा? मैम मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम के साथ जुड़ के। एक चीज़ है कि अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन समाज के लिए करना ज़रूरी है। तो आप लोग जो है वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप लोग ये समाज के लिए कर रहे हैं क्योंकि सोच जो है वो लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। क्या पता किसकी सोच कब किसके काम आ जाए और कब कौन जो है किस सोच से आगे बढ़ जाए। तो एक बहुत अच्छा, एक बहुत बढ़िया काम जो है भारत की बेटी मंच से आप लोग कर रहे हैं और ऐसे मंच के साथ जुड़ने का आपने मेरे को मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ी, आपने इतना कुछ जो मार्गदर्शन है वो बच्चियों का किया है और हमारी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया, आपको आज का ये इंटरव्यू अच्छा लगा, तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर हमें अपने कीमती सुझाव ज़रूर दें। हम तहे दिल से इंतज़ार करते हैं आपके सजेशंस का और हम उन्हें चुनौतियों की तरह लेते हैं और कोशिश करते हैं आपकी उम्मीद पर, आपके भरोसे पर खरा उतरने का। भारत की बेटी के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और बेटी से, एक और ऐसी सशक्त महिला से या फिर एक स्टूडेंट से, जानेंगे उनके मन की बात। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। धन्यवाद।